हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट का, ठीक है। और इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो इसमें जो है ज्ञान मुद्रा के पब्लिकेशन का बुक जो है 25 प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे। तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। इसके पहले का जो है 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं इस बुक के, तो उसको भी आप लोग जाइएगा चैनल पेज पर, आप लोग वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये बताना, ठीक है। अब ये जो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था 21 मई 2021 को, ये कहाँ पर किया गया था। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये रोम में किया गया था। और वहाँ पे जो है एक शहर का नाम है वीमा पामकिल, जहाँ पे रोम में किया गया था, ठीक है। तो आप लोग रोम याद रखिएगा, शहर रोम में जो है वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। यानी कि अनेकांतवाद जो है ये किस धर्म का या किस मत का जो है केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है। तो अगर हम अनेकांतवाद की बात करेंगे तो ये जैन धर्म का, जैन मत का जो है केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, जैन मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अब इस अभिलेख की बात करेंगे कि इसमें बताना है कि कौन से अभिलेख से जो है पता चला है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र इस साइड में और राजस्थान इस साइड में फैला हुआ था। तो वो कौन सा अभिलेख था, तो उस अभिलेख का नाम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो इस अभिलेख से पता चला है कि जो है चंद्रगुप्त का जो है साम्राज्य जो है पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि रथ मंदिर कहाँ पर है, तो मामल्लपुरम में है। और मामल्लपुरम कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो या फिर इसको सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल्ल जिसे कहा जाता था। तो इन्होंने जो है रथ मंदिर या सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसमें मंडप मंदिर है और रथ मंदिर है, जो कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम शहर में पड़ता है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि कब से कब तक थी। तो भारत में प्राक औद्योगिकरण या अनौद्योगिकरण की जो अवधि थी वो थी 1800 से लेकर 1850 तक। इस बीच इस दरमियान जो है कोई औद्योगिकरण काम नहीं हुआ, ठीक, 1800 लेकर से 1850 तक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1800 से लेकर 1850 तक अनौद्योगिकरण का काल चला था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। यानी कि इनमें से किसी ने जो है भाग नहीं लिया था जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। महिलाएं, कृषक, मुसलमान व बुद्धिजीवी, इसमें किसी ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें अगर हम देखिएगा आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसमें सेकंड एवं थर्ड यानी कि कृषक वर्ग और मुसलमान लोगों ने जो है स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। बाकी महिलाएं और बुद्धिजीवी लोग इसमें प्रतिभागी थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो है अपनाया गया था, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो करा गया था उसमें अपनाया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन इसी में घटना में चला गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ये चलाया गया था। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था, 1905 में, जिसे बंग भंग आंदोलन कहा गया था, ठीक है, या फिर स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। होम रूल आंदोलन जो है ये कब चला था, तो ये 1916 में चलाया गया था। इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है साइमन कमीशन की भारत यात्रा, ये आया था साइमन कमीशन का भारत आगमन जिसको कह सकते हैं, तो ये आया था 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
व सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव दिए गए हैं। सभी शांतिमय एवं वैध तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति, ये किस प्रस्ताव में कहा गया था? संवैधानिक तरीकों से भारतीय साम्राज्य के लोगों के हितों के कल्याण को प्रोत्साहन करना, ये किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था या प्रस्ताव था? अधिक्षेत्र स्थिति या फिर डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति, ये किस प्रस्ताव में पारित हुआ था या रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये किस जो है अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद सूची सेकंड में दिया गया है पारित होने के अधिवेशन एवं वर्ष दिया गया। ठीक है, 1899 में लखनऊ अधिवेशन में पारित, कलकत्ता में अधिवेशन विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में पारित। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है, अगर हम देखें तो है मद्रास अधिवेशन 1927 में पारित या सर्वदलीय कन्वेंशन 1928 में पारित। ठीक, इसमें कहाँ किस किस में कौन कौन सी चीज़ें भी, ऊपर सूची 1 और ये सूची सेकंड था, दोनों को मिलान करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सभी शांतमय एवं वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति जो हुई थी, ये कलकत्ता में विशेष अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक तरीकों से भारतीय साम्राज्य के लोगों को हितों के कल्याण को प्रोत्साहन करना, यह किया गया था 1899 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अधिक्षेत्र डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब इसके अगर हम देखते हैं तो पूर्ण राष्ट्रीय अधिक्षेत्र डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति जो है सर्वदलीय कन्वेंशन 1928 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद मद्रास अधिवेशन 1927 में जो है पूर्ण अधिवेशन की स्वतंत्रता रखी गई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा, आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र अधिनियम 1908, मद्रास महाजन सभा फिरोज शाह मेहता, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग आंदोलन 1916, साइमन कमीशन 1926। तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। गलत की बात करेंगे तो यही डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट में गलत दिया गया। साइमन कमीशन जो है 1926 में ना आकर भारत में आया था 1928 में। कब आया था भारत आगमन इसका, कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, और यही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ, सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुआ था यह पौनार जिला से हुआ था। पौनार जो है स्थान का नाम है, तो वहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1940। और प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। कौन बने थे? विनोबा भावे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद इसका दूसरे सत्याग्रही भी पूछा गया, तो वो कौन बने थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही। अगर तीसरा सत्याग्रही पूछ लिया जाएगा तो उनका नाम था ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में अवस्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में दरअसल देखा जाएगा तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नगरीय अधिवास की छोटी इकाई क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नगरीय अधिवास की छोटी इकाई जो होती है नगरीय हैमलेट होता है। क्या होता है? हैमलेट। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? शीतकालीन यानी कि ठंडियों के महीने में भारत में पवनों की दिशा यानी कि हवाओं की दिशाएं क्या होती हैं ये बताना। तो हवाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भारत में जो है ठंडियों में हवाएं चलती हैं। तो ये चीज़ें याद रखना। उत्तर पूर्व यानी कि ये एरिया उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यानी कि ये एरिया दक्षिण पश्चिम हो गया। तो यहाँ से हवाएं चलती हैं और किधर को जाती हैं? ये उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मौसमी विशेषताएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक मौसमी विशेषताएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मध्य अक्षांशों में मिलती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पर मौसम से संबंधित विषमताएं जो होती हैं वो मध्य अक्षांशों में होती हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ये वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, ये हमारे देश में कब किया गया था? तो ये 1991 में स्टार्ट किया गया था वैश्वीकरण करना भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आंसर इसका सी पार्ट नेक्स्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करने देश में एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए।
तो ये तीनों जो है ये मुख्य उद्देश्य रहा, मुख्य रूप से उद्देश्य था। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1949। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, और इसके जो है फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? तो प्रथम गवर्नर का नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इसके अगर हम प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो उनका नाम था सी.डी. देशमुख। क्या नाम था? सी.डी. देशमुख जो थे वो प्रथम भारतीय और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर यही बने थे। इन्हीं के समय जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिया था? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो कौन सी समिति थी? तो वो थी नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच से संबंधित जो समिति है वो नरसिम्हा समिति है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, इन तीनों सूचियों के आधार पर जो है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? यानी किस देश के न्याय से, यानी किस देश के संविधान से या न्यायालय से लिया गया है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है इसको किस देश के लिया गया? तो फ्रांस के न्यायालय से लिया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो स्वास्थ्य विभाग में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है ये रखा गया है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य दोनों टाइप का है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर जो है किस नंबर पद्धति पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो है ये बाइनरी पद्धति पर कार्य करता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियां हैं प्रचलित हैं? तो भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है ये बताना है। लेक्सिकोग्राफी की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है शब्दकोश के संयोजन से है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं ये बताना है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है इनमें से किसी का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट का क्या है? तो रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो है अणु। क्या है? अणु। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये इतनी संख्या दी गई है, इसको किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल जो है 865 तथा शेषफल 211 है। तो इसमें भाजक क्या होगा? ठीक है, ये बताना है कि इसमें भाजक क्या होगा। देखिए, अब अगर हम इसको लगाएंगे तो एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए शेषफल दिया गया है, भागफल भी दिया गया है और भाज्य जो है इसमें पूछा क्या गया, भाजक पूछा गया है और भाज्य भी दिया गया है। ठीक है, तो भाजक हमें पूछा गया तो अब इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो भाज्य हमारा दिया गया 39 72 46, ये भाज्य दिया है, भाजक हमें निकालना है और इसके बाद भागफल जो दिया गया वो 865 है और शेषफल कितना दिया गया 211। ठीक है, 211 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसमें से 211, तो ये आपका बचेगा इसमें से 397035। ठीक है, ये बचेगा और यहाँ पे भाजक और गुणे 865। ठीक है, तो अब इसको 865 से भाग कर देंगे तो 397035 को 865 से भाग करेंगे तो भाजक निकल आएगा और ये आपका मान आ जाएगा 459। इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 459, जो कि आपका ये सी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बस समझ जाइएगा, फार्मूला लगा के लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर हो, उन दोनों संख्याओं का योगफल का 25% 420 के बराबर, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के इसमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दिया गया x का 30%, तो x का 30 यानी कि x गुणे 30/100 हो जाएगा, और ये बराबर है दूसरी संख्या के y के 40% के, ठीक है। तो 40/100 कर देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें से 100 कट जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 4y। तो यहाँ पर अगर हम x निकालेंगे तो 4/3 इंटू वाई करके x का मान आ जाएगा। दूसरा कंडीशन इसमें दिया कि दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई का 25%, तो 25/100 ये बराबर है 420 के, ठीक है। यहाँ से 25 चौका 100 कर देंगे, x की जगह पे 4/3y रख देंगे, 4/3y प्लस y 1/4 आ जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4/3y प्लस y है 3, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4y इधर हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3y, ठीक है। और इंटू करके 1/4 है बराबर 420 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7 y ऊपर आ जाएगा, बटे 3 है और ये 4 है तो ये गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12 बटे में हो जाएगा और बटे 4 से 20 बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणे 6 यानी कि 12 छक 72 720 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर मान आ गया 720 और x बराबर हमें दिया गया 4/3y, तो 4/3y जो दिया गया 4/3y है 720 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 240 आ जाएगा, और 240 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 960, ठीक है। x का मान 960 आ गया। हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी थी तो y का मान जो 720 आया वही हो जाएगा आंसर। इसमें सी पार्ट में दिया गया जो कि आंसर यही सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा धन पूर्णांक n जिसमें 864 गुणे n का एक पूर्ण घन संख्या होती हो, तो वो सबसे छोटा जो n है वो कौन सा होगा। देखिए 864 को अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं, इसको घन बनाना है, तो ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको घन में कन्वर्ट करते हैं या घन होता है तो n जो संख्या है इसमें हम कौन सा जो है गुणा कर देंगे n का मान कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो 864 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 864 को अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो ये आपका आता है 216, ठीक है। 216 जो है 6 का क्यूब ऑलरेडी है, तो यानी कि 4 जो आया इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो घन में क्या होता है कि 3 संख्याओं का 3 3 करके पेयर बनता है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 अगर यहाँ से हम एक और 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमें क्या गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 3 2 की पावर 3, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो आंसर आपका तो बी हो जाएगा 2, ठीक है। तो किसका जो है पूर्ण घन, अब इसको हम जो टोटल जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1728, जो कि ये 12 का पूर्ण घन है, ठीक है। 12 का पूर्ण घन है 1728। तो इस तरीके से इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 12 का पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2000 की पावर 10 और इसके बाद इधर दिया गया है ये मान, तो के का मान, और 10 की पावर में के दिया गया और के का मान पूछा गया। तो देखिए कंपैरिजन करने के लिए सीधा सीधा कह रहा है। तो सबसे पहले 2000 की पावर जो 10 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस वाले फॉर्म में, तभी हम 10 का क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम 2000 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, की पावर 10 है, ठीक है। यहाँ से फिर हम इसको क्या करेंगे, इस पावर को अंदर लाएंगे, तो अंदर लाएंगे तो 2 की पावर 10 और इंटू 2 की पावर 10 की पावर 10 या 30 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 30 और 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 को गुणा 10 बार गुणा जब गुणा करेंगे 2 को तो 1024 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। अब 1024 आ गया, यहाँ पे 1.025 है, तो यानी कि हम यहाँ पे दशमलव अगर लगाते हैं तो क्या करते हैं 3 जीरो और इसमें बढ़ा देंगे, तो 1.025 जो करेंगे 10 की पावर यहाँ पे 33 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर इसके दिया गया है, तो ये बराबर इसके दिया गया। तो देखिए आप कंपैरिजन करते हैं क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे 10 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो के की पावर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न औसत से है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी को 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाते हैं, परिणाम स्वरूप उस रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना है। तो देखिए 5 जो औसत बढ़ता है जब 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, ठीक है। तो 10 टेस्ट में उसका कितना औसत रहा होगा,
तो देखिए सब में औसत क्या होता है, सब में बराबर बढ़ता है, तो 5 अगर बढ़ा तो 10 टेस्ट में सब में 5-5 बढ़ा होगा। तो इस तरीके से वर्तमान औसत जो हो जाएगा 10 गुणे 5, तो ये 50 जो हो जाएगा ये वर्तमान औसत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है युत्सु। क्या होता है, युत्सु। इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, मनोज्ञ का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। मनोज्ञ का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो मनः प्लस ज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनः प्लस ज्ञा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। इसके बाद एक आत्मकथा का नाम है मैं भंगी हूँ, और इसका जो है लेखक कौन है ये बताना है। तो मैं भंगी हूँ इसके लेखक हैं भगवान दास। कौन है, भगवान दास। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो गरीबी, कोशिश और अदालत, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उक्त सभी। ठीक है, अंश और अंश में जो है अर्थ क्या है इसमें ये बताना है, यानी कि एक अंश दिया गया और दूसरा अंश, इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो इसका बताना है क्या होगा। तो एक अंश जो पहला दिया गया इसका भाग अर्थ होता है कंधा, और दूसरा अंश जो दिया गया उसका अर्थ होता है भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, कंधा और भाग। अब 41 से 43 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज के अनुसार देना है इसका आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम द पैसेज इट अपेयर्स दैट द अथर वाज, अथर क्या था, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसके अनुसार तो काइंड एंड कॉन्सेंट्रेट था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द फ्रेज, एक कोई फ्रेज दिया गया है। ठीक है, प्री ऑक्युपाइड ग्रैंड मदरली एयर, ये एक फ्रेज है और ये सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है काम, डिग्निफाइड एंड अफेक्शनेट डिस्पोजिशन, ये सिग्निफाई करता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। द ऑथर डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट बिकॉज ही, अब आगे बताना है कि इस पैसेज के अनुसार क्या होगा। तो बिकॉज ही डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग बिग एनिमल्स, तो इसलिए जो है अथर शूट करना नहीं चाहता था एलिफेंट को। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है हमें, 1 और 6 ये फिक्स है, और ये जो 4 है इसको हम तोड़ ताड़ के मतलब किस तरीके से सही रूप से बैठाना है कि ये जो है पूरा एक तरीके से सही से अरेंज हो जाए, अरेंज करना है कुल मिला के इसमें। तो अरेंज अगर हम इसमें करते हैं तो देखिए द सिनेमा इज ए वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड। ठीक है, अब इसके बाद हमें कौन सा इसमें पढ़ के रखें जिसके इसके बाद जो है सही रूप से शॉर्ट हो। तो देखिए द सिनेमा इज इंटरटेनिंग आल्सो, तो ये नहीं होगा। हिस्टोरिकल फिल्म हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद है साइंस कैन आल्सो ही टॉट, साइंस कैन आल्सो ही टॉट वेरी इफेक्टिवली थ्रू सिनेमा। ठीक है, साइंस कैन आल्सो टॉट, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें पहला इसके बाद आएगा द सिनेमा वाज ए वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड हिस्टोरिकल फिल्म्स हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा ये पार्ट। ठीक है, साइंस कैन आल्सो ही टॉट वेरी इफेक्टिवली थ्रू सिनेमा। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा ये वाला द सिनेमा इज इंटरटेनिंग आल्सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म। ठीक है, द थस सिनेमा इज हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर सोसाइटी। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, QRPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है हमें इसमें। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस दिया गया उसका हमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बनाना है। जैसे सेंटेंस क्या दिया गया, आई सेड गुड बाय माई विलव्ड फ्रेंड्स। अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट बनाना है। ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस ये बनाना है। ठीक है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका होगा आई बेड माई विलव्ड फ्रेंड्स गुड बाय। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कथन और कारक दिया गया है, कथन पढ़ के कारक पढ़ के आंसर देना है। कथन दिया गया है, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें आप देखते हैं तो निष्कर्ष यानी कि कारक देखते हैं, तो इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें बताना कि निष्कर्ष दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर एक सही एक गलत है। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, ये बांध और पानी की समस्या से संबंधित है, और कारक कथन में भी यही दिया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या जो इससे विषम शब्द हैं उसको पहचाना कि इन तीनों में से चारों में से अलग कौन है। एक
तो अगर हम देखेंगे इसमें तो बिगर, ग्रेटर और टालर ये तीनों सेम अर्थ देते हैं, लेकिन फास्टर जो है इसका अलग एक अर्थ है। ठीक है, तो राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू बहनें हैं, आर और यस भाई है। पी की लड़की आर की बहन है, तो क्यू का यस के से क्या संबंध है। अब इसमें जो ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे चाची और बुआ, ये गलत दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए था मौसी। ठीक है, ये आपको करेक्शन कर लेना है। अब अगर हम इसको लगाते हैं तो देखिए पी और क्यू बहनें, तो पी और क्यू क्या मान रहा है, बहनें। ठीक है, तो बहनों को हम लड़कियों को गोल कर दे रहे हैं। इसके बाद कह रहा है आर एस भाई है, फिर कह रहा है पी जो है की लड़की, यानी कि पी की लड़की जो है वो आर की बहन है। किसकी बहन है, आर की, तो आर की बहन हो जाएगी। और आर एस भाई हैं, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पूरा क्यू का यस से क्या संबंध है। अब ये क्यू है, ये यस है, तो ये देखिए इसकी लड़की है और इसका भाई है, यानी कि पी की ये बेटे हो गए तीनों, और पी के बेटों से पूछ रहा है कि क्यों का, लेकिन जबकि ये बहन है क्यों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये मौसी हो जाएगी। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTION को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उस कोड में इसको हम कैसे क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर हम इसके नंबर की बात करेंगे तो आर का नंबर आता है 18, ए का नंबर है 1, टी का नंबर है 20, ठीक है, आई का नंबर है 9 और ओ का नंबर है 15, एन का नंबर है 14। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें देखें तो ओ का नंबर है 15। अब पहला अक्षर जो ओ है 15 है और आर है 18, तो इसमें कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही। ठीक है, एक्स का नंबर है 23। ठीक है, अब देखिए इसमें अक्षर है दूसरा 1, यानी कि ए है 1 है और यहाँ पे 23 हो रही। तो इसमें अगर हम देखेंगे उल्टा क्रम में तो 26 और 26 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। ठीक है, इसके बाद क्यू का नंबर है 17, यहाँ पे देखते हैं तो ये 20 है, तो 20 में से 3 घटाएंगे तब 17, यानी कि 3 की घटोतरी हो रही है, तो ये जाके ये कोड मिला है। तो इसी तरीके से हम नंबर में क्या करेंगे, इसमें 3 क्रम घटा देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एल का 12 है, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 का कितना स्थान होता है, आई का। तो देखिए अब आई इसमें कौन सा, आई 1 है, 1 2, तो 2 आई का स्थान हो गया। इसके बाद यू देख लेते हैं, यू का स्थान कितना है, यू का स्थान 21 है, 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 का स्थान कितना, आर का। तो देखिए अब आई आया था तो आई में आर ये है, तो यानी कि अब यही हो जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आंसर इस तरीके से आगे आप मिलाएंगे, 3 घटाएंगे तो यही आएगा, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 हफ्ते बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं हो गया, ठीक है, और मेरा भाई हो गया दिया गया इस क्वेश्चन, और फिर मेरी बहन हो गई ऊपर सबसे। अब इसमें कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। ठीक है, इसके बाद मेरी बहन जो है उससे, यानी कि मेरे भाई से 75 हफ्ते बड़ी है। ठीक है, 75 हफ्ते दिया है, 75 हफ्ते। 75 हफ्ते को अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 35, 7 से 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49, 3 52, तो 525 दिन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा मेरी बहन जो है मंगलवार को पैदा हुई, मंगलवार को बहन पैदा हुई तो मैं किस दिन पैदा हुआ। तो देख ले तो टोटल मैं किस दिन बड़ा, कितना बड़ा हूँ, तो 525 + 562, ये तो 5 2 7 6 2 8 और 5 5 10, तो 1087 दिन बड़ा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, हफ्ते में चेंज करेंगे तो 7 एकम 7, 3 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 35, 155 हफ्ता बचेगा और 35 यहाँ पे 7 है तो 37 था, तो 2 + 2 दिन शेष रह जाएगा। ठीक है, अब 155 हफ्ता जो है सेम टू सेम, इसके बाद इसमें जो 2 दिन शेष रहेगा इसी को हम मंगलवार में प्लस कर देंगे। तो मंगलवार में अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दिन, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये भारत में घोषणा किया गया है निवेश करने का, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। किस देश के द्वारा विश्व में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। तो ये किया गया चाइना के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया है। बंदरों के लिए बचाव पुनर्वास केंद्र की स्थापना तेलंगाना में किया गया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख का जुर्माना
मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो कितने लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया है 50 लाख रुपए का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रालय ने जो है हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल 4 खेलों को मंजूरी प्रदान किया गया। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट के सफल परीक्षण किया है? तो ये जो परीक्षण किया गया उस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2। क्या नाम है? पृथ्वी 2। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो उस नई स्वदेशी नौका का नाम है इंसेप्टर C454। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस देश के चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी और मिट्टी के नमूने को लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो चाइना का है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हेमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये जो है नियुक्त हुई है तेलंगाना राज्य की। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस देश के पूर्व में जो है इंडो चीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब सागर प्रायद्वीप स्थित है? तो किस देश के पूर्व में है? तो ये भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब सागर प्रायद्वीप है। पश्चिम में क्या है? इधर अरब सागर प्रायद्वीप है। ठीक है, और पूर्व में क्या है? इंडो चीन प्रायद्वीप है। तो इस तरीके से भारत हो गया। किस देश की मुद्रा जो है डॉलर है? इनमें से डॉलर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा उक्त सभी। ठीक, कनाडा की भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की और सेंट लुइसिया की। इन तीनों की मुद्रा क्या है? डॉलर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति हो। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण क्या है? ठीक है, तो ऊष्मा उत्सर्जन के कारण की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की कौन सी क्रिया इसमें से जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वो है कृषि। कृषि कार्य जो होता है वो जलवायु से सबसे ज़्यादा अटैच होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके मुख्यालय की बात कर रहा है तो आंसर इसका हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, ये बेसिकली सार्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सार्क की। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये मुंबई में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? इसका आंसर की बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, जो कि आगरा के पास पड़ता है। वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में ही नीरी भी है, नीरी भी याद रखना, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसके बाद अब पैसे दिया, पैसे के अनुसार हमें क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? अब इस पैसेज के अनुसार बताना कि क्यों अपनी शक्ति जो है इतनी प्रबल बना ली थी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके, इसलिए नाविक सैनिक को क्या है बहुत शक्ति बना ली थी। बहुत अपने नौसेना को ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत जो है प्रबल बना दिया था। ठीक है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसमें अगर देखेंगे तो लेखक का इसका अर्थ निकलता है असंख्य मस्तूल। क्या निकलता है? असंख्य मस्तूल। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, त्राय त्राय मच जाने का क्या अर्थ है? त्राय त्राय मच जाने का अर्थ होता है हाहाकार मच जाना। क्या अर्थ होता है? हाहाकार मच जाना। ठीक है, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन शहर जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन है, लंदन क्या है? इस पैसेज के अनुसार अगर देखा जाए तो लंदन एक विशाल बंदरगाह है। क्या है? विशाल बंदरगाह। ठीक है, अब दूसरा 76 से 80 तक भी क्वेश्चन को हमें पैसेज के अनुसार ही देना है। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? इस पैसेज के अनुसार कबीर की वाणी के विषय में कहा गया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे? डिक्टेटर थे। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था?
कबीर के सामने भाषा के रूप की बात करा तो भाषा लाचार सी नज़र आती थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। कबीर की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कि वो इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके, ये चीज़ें जो है थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अकह कहानी को मनोग्राही बना दे, ये ताकत थी। ठीक है, कबीर ने जो है बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो उसे उसी रूप में प्रकट से कहलवा लिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। अब 80 से 85 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे जो कि पैराग्राफ से हैं। पैराग्राफ में दिया गया है 2009 से लेकर 2014 तक के, इसमें टाइप पी और टाइप क्यू के कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको ग्राफ को पढ़ेंगे। वाहन के प्रकार दिए गए दोनों टाइप के। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पहला कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन किए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत से उत्पादन से कितना अधिक था, औसत उत्पादन से कितना अधिक था। अब देखते हैं, इसमें से पूछा गया औसत उत्पादन पूछा गया। तो देखिए, अगर हम टाइप पी के वाहनों की बात करेंगे और टाइप पी के वाहनों में जो है औसत उत्पादन निकालते हैं, तो और टाइप पी का वाहन जो है ये क्रॉस करके है, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये और ये पोर्शन क्या है? टाइप पी के वाहनों का है। तो अगर हम टाइप पी का एक एवरेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ लेते हैं। 100 प्लस 125 प्लस 200 प्लस आगे हो जाएगा 225 प्लस हो जाएगा 275 प्लस आ जाएगा 275। ठीक है, और बटे जितना है उससे डिवाइड कर देंगे तो औसत निकला, तो टोटल 6 है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 1200 आता है, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो 200 आता है। ठीक है, अब 200 से अब पूछा कि औसत उत्पादन से कितना अधिक था, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 2012 का 225 आता है। इसके बाद देखते हैं 2013 में इसका 275 आता है, 2014 में 275। तो ये तीनों का जो है क्या आता है, यानी 3 वर्ष ऐसे थे जो 200 से अधिक थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसमें राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 से 2011 तक टाइप क्यू के वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने % की कमी आई। क्यू के वाहन में देखना है 2010 से 2011 तक। ठीक है, तो क्यू का जो है बिंदी है, ब्लैक बिंदी है। तो अगर हम इसमें देखते हैं 2010 और 2011, 2010 ये है, 2011 ये है, और इसमें देखना है कि कितने % की कमी है। तो 2010 में देखते हैं तो ये है 150 है। ठीक है, इसके बाद 2011 में देखते हैं तो ये है 125। तो ये कमी निकालना है, तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे? 150 में से 125 घटा के 150 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो कमी निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 बटा 150 गुणे 100। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 5 या 15 5 25 10 बजे 50/3, यानी कि आ जाएगा आपका 16/7। ठीक है, क्या आ जाएगा? 16/7% की कमी है। तो आंसर आपका 16/7% हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है 2009-2011 में टाइप पी के वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना % था। तो 2009-2011 में टाइप पी के अगर हम देखेंगे तो 100 प्लस 200 था, तो दोनों मिलकर 300 था। ठीक है, इसके बाद 2010 और 2014 में टाइप क्यू के देखेंगे तो 150 प्लस 225 था, तो ये था 375। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अभीष्ट % तो निकाल लो, तो सीधा 300 बटा 375 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम भाग करेंगे तो अभीष्ट % आ जाएगा 80%। ठीक है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, दिए गए वर्षों में टाइप पी के कुल उत्पादन और टाइप क्यू के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था। टाइप पी जोड़ लेंगे, टाइप क्यू जोड़ लेंगे, उनका अनुपात। तो टाइप पी अगर हम जोड़ते हैं तो 1200 आया था अभी जोड़ा, और उसके बाद टाइप क्यू को अगर इसी तरीके से जोड़ेंगे तो 1025 आएगा। इन दोनों को और सॉल्व करेंगे तो 48:41 आ जाएगा, 48:41 हो जाएगा, जो कि आपका ए पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में टाइप क्यू के वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना % था। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2010 में 150 था और 275 था, इंटू 100 करेंगे तो आपका इसमें % निकल आ जाएगा 54.5%, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो। इसमें और क्वेश्चन 85 के बाद जो दिए गए ये ग्राफ वाइज ही दिया गया है, तो इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग ग्राफ से इसको लगा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।